अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 करना है। ऑन 30th June 2005 द कैश बुक ऑफ मिस्टर ज़ुबैर शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹16,000। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस से मुराद क्या है कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि अब ये जो है वो बैलेंस एज पर पासबुक से एग्री नहीं हो रहा, यानी कि दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो उन्होंने कहा दोनों बुक्स को कंपेयर करके चेक करें और नोट करें कि कहाँ हमारे पास मिस्टेक हो रही है। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। अब यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है वो है रिवाइज्ड कैश बुक का। रिवाइज्ड कैश बुक क्या होती है? बेसिकली रिवाइज्ड कैश बुक बनाई जाती है जैसे कि आपने कैश बुक पढ़ी थी, ठीक है। कैश बुक हमने स्टार्टिंग पे पढ़ी थी। कैश बुक के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि एक तरफ हमारे पास होता है डेबिट साइड पे एक होता था कैश का कॉलम जो मेन कॉलम थे, ठीक है, और दूसरा बैंक का कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम आता था, ठीक है। उसके बाद वो डिटेल और डिटेल्स वो अलग सी बात है। और क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास होता था ऐसे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, ट्रिपल कॉलम का कैश बुक में, और कैश का बैलेंस था और उसके बाद हमारे पास बैंक का बैलेंस था, ठीक है, कॉलम था। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैश बुक है उसमें ये जो कॉलम था ये यूज़ होता था कि जो पैसा हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, जो पैसा बिज़नेस में आ रहा है, जो पैसा बिज़नेस से जा रहा है, वो हम इसमें नोट करते थे। अब दूसरी बात, हमारे पास ये जो बैंक कॉलम है इसका हमारे साथ लिंक होता था हमारे बैंक के साथ कि बैंक में कितना पैसा आया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और जितना पैसा बैंक के थ्रू हमारे पास से गया उसको हमने कर दिया क्रेडिट। अब कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसका लिंक होता है बैंक के साथ, और हमारी जो पासबुक है इसके बारे में आपने ये पढ़ा था कि पासबुक जो है वो रिलेटेड होती है बैंक से, ठीक हो गया, जो डील करता है बैंकर, ठीक हो गया, यानी कि बैंकर ने जितनी भी एंट्रीज अपनी जो है वो बुक में करनी है कस्टमर के अकाउंट में, यानी ये पासबुक जो है होती बैंकर के पास है, लेकिन अकाउंट वो डील कर रहा होता है कस्टमर का, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो बुक होती है वो कैश बुक होती है, हम उसमें से जो बैंक का रिलेटेड जितनी भी हमने एंट्रीज़ की होंगी वो उसमें की होंगी, ठीक है ना। तो हमने जब अकाउंट ओपन किया तो कस्टमर जब अपना नोट करता है कि मैंने पैसा बैंक में कहाँ कहाँ यूज़ किया वो कैश बुक में लिखता है, और बैंकर जो है, बैंकर क्या करता है कि पासबुक में कस्टमर की डीलिंग को देखता है कि कस्टमर ने बैंक से पैसा कितना कितना निकलवाया। अब अगर गलती होगी, लेट सपोज ये कैश बुक है, इस कैश बुक के जो बैंक कॉलम में कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी हो गई है हमसे जिसकी वजह से हमारे पास जो है एंट्रीज़ सेम नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो इन एंट्रीज़ को सेम आउट करने के लिए हम पासबुक के साथ देखेंगे कि हमने ऐसी कौन सी एंट्री है जो बैंक कॉलम में नहीं की, जो हमारी पासबुक के साथ वो बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से कैश बुक बनाएंगे। वो कैश बुक ऐसी होगी, उस कैश बुक में क्या होगा कि हमारे पास जो कैश का जो बैंक का कॉलम है वो लिखा जाएगा उसमें, ठीक है। इस तरह से हम एक बनाएंगे कैश बुक। इस कैश बुक में हमने यहाँ एंट्रीज ठीक की हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें रिक्वायर क्या होगा, हमें बैंक कॉलम रिक्वायर होगा। हम क्या करेंगे कि कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है वो दोबारा बनाएंगे, ये चेक करने के लिए कि हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं। तो जो दोबारा कैश बुक बनाई जाएगी मिस्टेक्स चेक करने के लिए, उसको कहा जाएगा रिवाइज्ड कैश बुक।
रिवाइज्ड कैश बुक इसलिए बनाई जाती है ताकि हम देख लें कि हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो जो मिस्टेक की है वो क्लियर कर लें। वो क्लियर करने के बाद हमारा कैश बुक का बैलेंस जब सही आ जाए तो उससे फिर हम अपने पासबुक का बैलेंस मालूम कर लें। तो रिवाइज्ड कैश बुक में हमने जो जो मिस्टेक्स यहाँ पे की होंगी अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो गलतियाँ बैंकर ने की होंगी उसको BRS में डील करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि बैंकर कौन कौन सी मिस्टेक करता है। ठीक है, बैंकर्स के पास ना 3 तरह की मिस्टेक्स आएंगी। एक अनप्रेजेंटेड चेक, ये होती है बैंकर की गलती। ठीक है, कि बैंकर ने क्या किया है कि हमने जो है वो चेक इशू करवाया है, ठीक हो गया, बैंकर ने उसकी एंट्री नहीं की, इसका मतलब अनप्रेजेंटेड चेक की मिस्टेक हुई है बैंकर की तरफ से। दूसरा होता है अनक्रेडिटेड चेक, ये भी गलती होती है बैंकर की, क्योंकि हमने चेक जो है पेड कर दिया होता है बैंक में, ठीक हो गया, लेकिन बैंकर ने उसको एंटर नहीं किया होता, एक ये। और अगर गलती से रोंगली डेबिट हो गया है बैंकर से कहीं भी कोई एंट्री, या रोंगली क्रेडिट हो गई है बैंकर से, यानी कि बैंकर ने क्या करना था, कोई ऐसी अमाउंट थी जिसको डेबिट करना था, जिसको क्रेडिट करना था गलती से डेबिट कर दिया, या कोई ऐसी अमाउंट थी जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया, करना उसको डेबिट था, तो ये 3 गलतियाँ जो हैं वो बैंकर से होती हैं। तो हमने क्या करना है कि जो मिस्टेक्स बैंकर से होती हैं उनको हम डील करेंगे BRS में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। जो गलतियाँ बैंकर से हुई उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डील करेंगे, और जो गलतियाँ कस्टमर से हुई उसके लिए हम रिवाइज्ड कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी एंट्री देखते हैं। ये लिखा हुआ है चेक फॉर ₹4,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन 28 जून हैव नॉट बीन कलेक्टेड। अब ये गलती हुई है बैंकर से, कैसे पता लगा, जब लिख दिया जाए हैव नॉट बीन कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्टेड अगर बैंकर से नहीं हुई, हमने इनटू द बैंक किया है, हमने यानी कि कस्टमर ने बैंक में एंट्री कर दी है लेकिन उसने एंटर नहीं किया बैंकर ने, तो ये गलती बैंकर की हुई। उसके बाद है चेक फॉर ₹3,000 इशू ऑन 26 जून 2005 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये अनप्रेजेंटेड है, यानी ये वो मिस्टेक है जो बैंकर ने की है कि हमने तो चेक बैंक में भिजवा दिया था लेकिन बैंकर ने उसकी एंट्री नहीं की, उसको डेबिट नहीं किया। आपको पता है कि अनक्रेडिटेड चेक क्रेडिट होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। अब अगली एंट्री देखें, ये गलतियाँ हमने BRS में डील करनी है, रिवाइज्ड कैश बुक में नहीं करनी। उसके बाद है an amount of ₹600 for interest on overdraft was debited in passbook। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो पासबुक में डेबिट हो गया हुआ है, बट was intimated to मिस्टर ज़ुबैर ऑन 2 जुलाई, लेकिन मिस्टर ज़ुबैर ने 2 जुलाई में एंट्री की। इसका मतलब क्या है कि पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए कि बैलेंस हमारे पास जो दिया गया है ओवरड्राफ्ट वो 16,000 एज़ पर कैश बुक का है। तो यहाँ पे हमारे पास रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, जैसे आम हम कैश बुक में बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस BD, इसकी वैल्यू लिख देंगे 16,000। यहाँ पे हमने वो बैलेंस लिख लिया क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था, ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, और ये हमारी है डेबिट साइड, ठीक हो गया। अब ये एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंकर ने हमसे इंटरेस्ट लिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने बैंक से उधार ली है, इसका मतलब ये जो 16,000 है ना, इसका मतलब ये है कि ये बैंकर से हमने उधार ली है, हम बैंकर के मकरूज़ हैं, हमने बैंकर को ही कर्ज़ा वापस करना है। इसके ऊपर जो है वो 600 रुपया जो इंटरेस्ट लगा है वो भी हमने देना है, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो जब पैसा जाता है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट 600।
वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एंट्री है कलेक्शन चार्जेस फॉर ₹14 वर एंटर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कलेक्शन चार्जेस हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं जो बैंकर हमसे वसूल करता है, यानी कि बैंकर ने 14 रुपये जो हैं वो डिडक्ट कर लिए हैं, हमारे अकाउंट से निकाल लिए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में एंटर नहीं किए, तो हम यहाँ पे 14 रुपये जो हैं वो कैश बुक में चार्जेस के नाम से लिख लेते हैं। कलेक्शन चार्जेस भी लिख सकते हैं, खाली चार्जेस भी लिख सकते हैं, मसला नहीं। मिस्टर जुबैर paid into the bank account in the cash an amount of ₹2,000 but it was wrongly credited to Mr. यूसुफ। अब बैंकर से एक और मिस्टेक हुई। बैंकर ने क्या करना था, मिस्टर जुबैर के अकाउंट में 2000 जो था वो करना था क्रेडिट, लेकिन उसने गलती से किसके अकाउंट में कर दिया, यूसुफ के अकाउंट में कर दिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 22,000 है, इसको भी हम गलती से हमने जुबैर के अकाउंट यानी यूसुफ के अकाउंट में गलती से कर दिया, हमने करना था जुबैर के अकाउंट में क्रेडिट, तो हम इसको कर देंगे रॉन्गली क्रेडिट टू यूसुफ अकाउंट, आ जाएगा 2000। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑन 30 जून 2005 बैंक received interest of ₹1,500 from a company on Mr. Zubair deposit with that company but not recorded in cash book। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कि हमें पैसे वसूल हो रहे हैं, तो जो हमारी वसूली होती है, जो वहाँ से पैसे वसूल होते हैं, रिसीवेबल होती हैं, वो हम डेबिट करते हैं। तो ये 1500 हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव के नाम से डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा हमारे पास 1500। अब हम क्या करेंगे, इधर ऐसे लाइन लगाएंगे। अब हमने ये क्रेडिट साइड में अमाउंट को सबको जमा कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 18,614, इधर भी 18,614, इसमें से माइनस कर लेंगे 1500, तो हमारे पास आ गया 17,114। ये कहलाएगा बैलेंस CD। अब ये जो हमारे पास बैलेंस आया है, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, लिखा हमने डेबिट साइड पर है, लेकिन हमारा बड़ा बैलेंस कौन सा है वो माना जाएगा। तो हमारा कैश बुक क्रेडिट साइड पे, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, इस वजह से हमने यहाँ डेबिट साइड छोटी थी, इस वजह से हमने यहाँ पे बैलेंस लिख लिया। अब हमने यही बैलेंस जो है वो BRS में लेके जाना है, जो बाकी एंट्रीज हमारी करने वाली रह गई हैं। तो वो कैसे करेंगे, इधर हम एंट्री कर लेते हैं, मिस्टर जुबैर का बनाना है, इधर लिखेंगे मिस्टर जुबैर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और साथ में आ जाएगा मंथ है जून का, 30 जून, फॉर द मंथ 30 जून 2008 में 5। अब हम यहाँ पे BRS बनाएंगे जी। तो हमने प्रिपेयर कर लिया ये। अब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री ये हमारी रहती थी। अब हमारे पास जो बैलेंस आया है ये 17,114, इसको हम एंटर करेंगे यहाँ पे, इधर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस था 17,114। अब ऐड की हेडिंग देंगे। ऐड हमने क्या करना है, अब क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में क्रेडिट जमा हो जाएगा, तो ये क्रेडिट है 4,000 अनकलेक्टेड चेक। आ जाएगा हमारे पास 4,000, ऐड कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 21,114। अब इधर लेस की हेडिंग देंगे
अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना है हमारे पास 3000, ये लेस हो जाएगा। ये डेबिट हो रहा था ना, तो क्रेडिट और डेबिट हमारे पास क्या होंगे माइनस। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 18,140। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग का यहाँ पे नाम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। ठीक है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अल्लाह।